सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सेकंड एलर को देखते हैं, जो कि वेनरेबल शी से कहता है, वेनरेबल शी, मैंने सुना है इस बार सेकंड एलर इसके पीछे नहीं है बल्कि जू फेन है, जो कि इस मामले को देख रहा है, जिसे लोग स्टीवर जो कहते हैं और जो इलाइट लेबरविस का संस्थापक भी है। जैसे ही वेनरेबल शी जूफेन का नाम सुनते हैं वैसे ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या जूफेन, क्या वो वही आदमी नहीं है जो इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन में दखल दे रहा था? फिर सेकंड एल्डर कहते हैं, हाँ वो वही है। सब कहते हैं कि उसके पास एक इनक्रेडिबल पावर है और कोई भी प्रोफान हेवन स्टेज का कल्टिवेटर उससे हरा नहीं सकता। और हम सब ने देखा ही है कैसे उसने गुयू को बड़ी आसानी से हरा दिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चतुराई है। जहाँ पर सेक्रेडर अपने ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करता है, वहीं पर जूफेन एक सॉफ्ट अप्रोच का इस्तेमाल करता है। वो लोग बिल्कुल ही कैरेट और स्टिक के जैसे हैं। सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद वेनरेबल शी उनसे पूछते हैं, तुम्हें इतना सब उसके बारे में कैसे पता चला कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? फिर सेकंड एल्डर उसे जवाब देते हैं, मैं इनर सेक्ट से इलाइट लेबोरेटरीज में गए एक एल्डर से मिलने गया था, बस उसके बारे में जानकारी पता करने के लिए, ताकि बाद में मैं उसे कर्ज कर सकूं। उसने बताया कि एक दशक पहले जूफेन ने उसकी एक फीमेल डिसेबल को बहुत ही मीठी बातों से अपनी तरफ कर लिया था। तब मैंने सीधा कह दिया, अब से वो मेरा दुश्मन है। फिर मुझे वो व्यक्ति आगे कहता है कैसे जूफेन ने मीठी मीठी बातें करके उसे हमारे खिलाफ भड़का दिया था। फिर मुझे एहसास हुआ उस बच्चे ने ना ही हमारे पुरानी दुश्मनी को उजागर किया, ऊपर से उसने हर नए मेंबर को एक 8th ग्रेड का पिल भी दिया है। 8th ग्रेड का पिल, ये तो एक बड़ी वजह थी ज्वाइन करने की। और सच कहूँ तो अगर उसने मुझे अप्रोच किया तो होता तो मैं भी शायद उसे ज्वाइन कर लेता। वेनरेबल शी उसे कहता है, उसने तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो कमज़ोर लोगों को टारगेट करता है। तुम पे वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा। उसे पता है कि तुम मेरी जेब खाली करके अपने जेब भरने वालों में से हो। इनर सेक्टर 2 विनर्स हम हैं और ये हमारा एरिया है। या तो तुम बिना किसी गर्व के किसी और के नीचे रहकर दया पर जीना चाहते हो। फिर वो आगे कहता है, जूफेन बस एक लेबर है जो कुछ खास स्किल रखता है, लेकिन अब मुझे लगता है खुद उसके मिलना पड़ेगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सबसे शक्तिशाली गेट यानी ब्रू गेट को दिखाया जाता है, जिसके के सामने क्विलिंग घबराया हुआ खड़ा रहता है और उसके पीछे गुयू आके उससे कहता है, इस हेवन रीचिंग गेट पर जाने से पहले तुम अपने लिमिट्स को देख लेना, क्योंकि उससे जाने पर तो मैं भी घबराने लगता हूँ। और ये बात सुनने के बाद क्विलिंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, मुझे डराओ मत सीनियर ब्रदर, सीधा बताओ कितना खतरनाक है, क्योंकि मेरे बेटे ने भी 7th ग्रेड को एरे को क्लियर कर चुका है, तो मैं क्यों नहीं, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों में आ जाओ। और ये सुनने के बाद गुयू भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। और जैसे ही गुयू वहाँ से चला जाता है, क्विलिंग डरा हुआ दिखाई देता है और वो धीरे धीरे हेवन गेट की तरफ बढ़ता है। तभी उसके पीछे उसका बेटा गैंगर आके उसे बुलाता है और कहता है, डैड ये मत करो, तुम मारे जाओगे। सीनियर ब्रदर गुयू भी उस एरे में जाकर बड़ी मुश्किल से वापस आए थे। तो अब इधर अपने बेटे गैंगर की बात सुनने के बाद क्विलिंग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर घबरा जाता है और कहता है, तो वो सच बोल रहा था, क्या 7th ग्रेड की एरे इतना खतरनाक है? फिर गैंगर उसे बताता है, मास्टर ने ये एरे खास करके इलाइट लेबोरेटरीज के बनाया था। ये वही 7th ग्रेड का एरे नहीं है जिसमें मैंने ट्रेनिंग किया है। और ये सुनने के बाद क्विलिंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से ग्रीन गेट की तरफ बढ़ता है और कहता है, बेटा क्या ये सेफ है? गैंगर कहता है, हाँ ये आसान है। सीनियर ब्रदर ताइजेंग ने भी, जो पिक प्रोफान हेवन स्टेज के कल्टिवेटर है, उसने भी उन्हें क्लियर कर लिया है। उसकी बातें सुनकर क्विलिंग भी खुश होकर अंदर जाने लगता है और कहता है, 7th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 6th ग्रेड का भी चलेगा। और वो इतना कहकर अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके पीछे पीछे कुछ नए इनर सेक्ट डिसेबल भी ट्रायल देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो इलाइट लेबोरेटरीज को ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी दूर हमें वेनरेबल की और वेनरेबल बाय को दिखाया जाता है और उनके साथ कुछ एल्डर को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने डिसेबल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और फिर वेनरेबल बाय कहते हैं, अब समझ में आया
कि सब डिसाइपल जूफन की लेबर ऑफिस में क्यों जा रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी शायद अपने मास्टर को ओपन करके यहाँ ज़रूर लाता, और अब मैं डिसाइपल नहीं हूँ। आखिर में सिर्फ शक्ति ही मायने रखता है, चाहे अब कहीं से भी उठे, चाहे लेबर ऑफिस से ही क्यों ना हो। एक कल्टीवेटर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस ही मायने रखता है। तभी जूफन उनके पीछे आते हुए कहता है, वेनरेबल भाई, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। जूफन फिर सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स से कहता है, एल्डर्स और वेनरेबल्स, ये इलाइट लेबर ऑफिस इनर सेक्स नहीं है। यह कंपटीशन नहीं होता, पर ट्रायल्स होते हैं। आप अपने डिसाइपल्स को गाइड कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में हो ये ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी इस ट्रायल को ओवरकम करने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफ़ी नहीं है। फिर वेनरेबल की उनसे कहता है, ये बहुत ही अच्छा है, और अब हमें थोड़े से रिसोर्सेज के लिए गंदे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और ये हमारे डिसेबल्स के कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और बाकी सब एल्डर भी उससे सहमत होते हैं। फिर वेनरेबल भाई आगे कहता है, इलाइट लेबर ऑफिस ट्रायल्स का इस्तेमाल करता है ताकि सारे डिसेबल्स चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करें। ये चारों ट्रायल्स एकदम ही फेयर तरीके से होते हैं, लेकिन लोग जो कि नेचुरली तरीके से आलसी होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को अपोनेंट मानकर कल्टीवेशन करेंगे। इसीलिए इनर सेक्ट ने कंपटीशन का इस्तेमाल किया, जिससे कि डिसेबल्स का ग्रोथ को पुश करा जा सके, जबकि लेबर ऑफिस में ट्रायल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसेबल्स को मोटिवेट किया जा सके, और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े रिवॉर्ड, ताकि डिसेबल्स और भी ज़्यादा मोटिवेट हो। लेकिन इससे तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पर इफेक्ट पड़ेंगे। स्टीवर्जू, मुझे ये समझ नहीं आता आप इतने सारे रिसोर्सेज कहाँ से लाते हैं, और अगर ये ख़त्म हो गया तो क्या हम फिर वही इनर सेक्ट वाली हालत में वापस नहीं आ जाएंगे। वेनरेबल बाई की बात सुनने के बाद जूफन फिर मनी मन सोचता है, वेनरेबल बाई के शोल्डर पर एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हमेशा के लिए इस सेक्ट का सेवा करूँ। और वो फिर इतना सोचने के बाद वो कहता है, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, क्योंकि इस बात की चिंता तो सेक्रेटर को होनी चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा वक्त आया भी तो आप लोगों को इस पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, और वैसे भी हमारी जीत पर आप सबसे पहले हमारे साथ नहीं हो। और जूफन की बात सुनने के बाद सारे एलर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, हाँ, अगर ये इनर सेक्ट बन भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस बार हम यहाँ का बॉस है और सबसे ज़्यादा हिस्सा हमें मिलेगा। फिर वेनरेबल बाई कहते हैं, स्टीवर्जू, आप अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा समझदार है। सेक्रेटर ने इस बार सही आदमी को चुना है इस मिशन के लिए। फिर जूफन उनका बातें सुनने के बाद मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो मनी मन सोचता है, अब समझ आया कि जीवी क्यों कहता है कि ये सेक्ट अंदर से पूरी तरह से सड़ चुका है। मैं जितना भी गहरा देखूं उतनी ही बदबू आती है, और अगर ऐसा ही कुछ ब्लू केल में होता तो चारों तरफ से मौत का तांडव चल रहा होता। जूफन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे अचानक से ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं, और उसे देखकर सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गुयू भी अपने मास्टर को दूर से आते हुए देख लेता है, और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और ग्रैंड एल्डर किसी की बात ना सुनते हुए सीधा जूफन के पास आता है और कहता है, स्टीवर्जू, आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं डीमॉन्स गेमिंग सेट का ग्रैंड एल्डर हूँ, और मुझे आपसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है, और क्या हम कहीं शांत जगह पर जा सकते हैं। और अब इधर ग्रैंड एल्डर की बात सुनने के बाद वेनरेबल भाई भी तुरंत उनसे कहता है, स्टीवर्जू, आप उसके साथ मत जाइए, ये बुरा कुछ ना कुछ ज़रूर करने के चक्कर में है। और गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रैंड एल्डर के साथ, जो जूफन से लेबर ऑफिस में मिलने आता है, और वो कहता है, स्टीवर्जू, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं डीमॉन्स गेमिंग सेट का ग्रैंड एल्डर हूँ, और मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप हमारे साथ अकेले में आ सकते हैं। ये सुनने के बाद वेनरेबल भाई तुरंत कहते हैं, स्टीवर्जू, आप इस बुरे के साथ मत जाइए, ये बुरा ज़रूर कोई चाल चल रहा है। लेकिन जूफन जवाब देता है, वेनरेबल भाई, मैं सेक्रेटर का एक आदमी हूँ, और उन्होंने मुझे सबके सामने बुलाया है, तो अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते, और सब कुछ ठीक है, तो मैं उनके साथ अभी जा सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है, मैं तो बस एक लेबर डिसेबल हूँ, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि ग्रैंड एल्डर खुद यहाँ मुझे बुलाने आए हैं बात करने के लिए।
मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो अब इधर ज़ूफेन की बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर मुस्कुरा कर कहते हैं, यंग मैन, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो और इसीलिए सेक्रेटरी ने ये काम तुम्हें सही वजह से दिया है। और ठीक है, चलो चलते हैं। और एक कहकर ज़ूफेन और ग्रैंड एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन और ग्रैंड एल्डर वेनरेबल सी के पास जाते हैं, जहाँ पर वेनरेबल सी के पास वो दोनों लोग उतरते हैं। फिर वेनरेबल सी से देखकर ज़ूफेन उनसे पूछते हैं, वेनरेबल सी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वेनरेबल सी गुस्से से कहता है, चुप रहो, तुम सिर्फ जीवी के एक चारा हो और यूज़ करने लायक एक टॉप के प्यादा हो, तो फिर तुम क्यों हर एक एल्डर और वेनरेबल के साथ क्यों दे रहे हो, चाहे उससे सेक्ट का नुकसान या भलाई क्यों ना हो। तुम्हारे ये एक्शन खुद तुम्हारे खिलाफ ही जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद ज़ूफेन हंसकर कहता है, तो क्या मैं सेक्रेटरी को नाराज़ करूं और उससे तो और भी जल्दी मेरा अंत हो जाएगा। फिर वेनरेबल सी कहते हैं, मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें लगता है जीवी किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करेगा? तुमको बहुत ज़्यादा गलत लगता है, तुम गलत हो। आखिर में वो तुम्हें ही दोषी ठहराएगा और तुम जो एक इलाइट लेबर ऑफिस बनाकर सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स को अपनी दुश्मन बना रहे हो। जीवी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है हमारी पावर छीनने के लिए, लेकिन सेक्ट को चलाने के लिए उसे हम चाहिए होंगे, तो क्या करेंगे वो? तो तुम्हें क्या लगता है आखिर में वो हमारा गुस्सा कैसे शांत करेगा? वो हम सब भेड़ियों के बीच में तुम्हें फेंक देगा और जो कि बाकी तुम्हारे लिए एक बेकार भविष्य होगा। वेनरेबल सी की बात सुनने के बाद ज़ूफेन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पर अभी तो मैं बिल्कुल ही सुरक्षित हूँ, है ना? और ये सुनने के बाद वेनरेबल सी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है? फिर अपने गुस्से से किलिंग इंटेंट को पूरी तरीके से रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ज़ूफेन भी अपनी खुद की ताकत से उस प्रेशर को झेल लेता है। और तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जब धूल छिपती है तो वो बिना किसी डर के वेनरेबल सी के सामने खड़ा होता है और वेनरेबल सी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, जो देखकर वेनरेबल सी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहता है, बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वेनरेबल सी की बात सुनने के बाद ज़ूफेन हंसकर कहता है, क्या ये तो मेरी लाइन है, मैं कोई मामूली लेबर डिसेबल नहीं हूँ जिसे कि तुम कभी भी टच कर सके हो। अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, फिर देखते हैं कि सेक्रेटरी किसका साथ देते हैं, एक मोहरे को जिसके के बारे में आप सब बात कर रहे हैं, और या फिर उन बूढ़ों को। आपने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा, है ना? ज़ूफेन की बात सुनने के बाद वेनरेबल सी भी बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है और हैरान होकर कहता है, इसीलिए जीवी ने तुम पर अपने सारे रिसोर्सेस लगा रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा बैकबोन सपोर्ट है। लेकिन बच्चे, ये बात एक दिन याद रखना, एक न एक दिन तुम्हें उसकी प्रोडक्शन से जाना पड़ेगा। और इतना कहते ही वेनरेबल सी वहाँ से जाने लगते हैं। ज़ूफेन भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मुझे सावधान करने के लिए, मैं पक्का आपकी बातों का याद रखूँगा। और अगर आपकी बातें हो गई हो तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से लेबर ऑफिस की तरफ जाने लगता है। ग्रैंड एल्डर भी ज़ूफेन को जाते हुए देखकर कहता है, इस लड़के में कुछ न कुछ अलग ही बात ज़रूर है। ब्राफन हेवन स्टेज का कल्टीवेटर होने के बाद भी उसने तुम्हारे सोल प्रेशर को बहुत ही आसानी से झेल लिया, मतलब उसकी भी सोल पिक ज़रूर रेडियम स्टेज तक पहुंच चुकी होगी। ग्रैंड एल्डर की बात सुनने के बाद वेनरेबल सी भी कहते हैं, वो एक एक्सेप्शनल क्वालिटी के साथ एक अव्वल दर्जे का टैलेंट है। उसकी ठंडक ने मुझे भी पल भर के लिए बहुत ज़्यादा डरा दिया था। उसका साहस बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है और अन्य लोगों के विपरीत, जो कि अपने गलत विश्वास के कारण भड़क जाते हैं और जल्दबाजी में काम करते हैं, उनका धैर्य सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पर आती है। पर उसे देखकर ये लगता है वो सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि वो खुद एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है। वेनरेबल सी की बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर कहते हैं, उस लड़के ने वास्तव में हमें वही पहुंचा दिया जहां पर सबसे ज़्यादा पीड़ा है। उसे पता था कि हम उसे उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बिना डरे अपने दुश्मन के पीछे पीछे आ गया है। वो सच में एक लीडर बनने के लायक है, शायद वो ही हमारा अगला सेक्रेटरी भी बने। फिर वेनरेबल सी भी कहता है, एक और जीवी, शायद ये लड़का उससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
वेनरेबल सी की बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर भी चुप हो जाते हैं और फिर वेनरेबल सी से पूछते हैं तो अब हम क्या करें। फिर वेनरेबल सी उनसे कहते हैं ज़बरदस्ती से और ज़्यादा ताकत लगाने से कुछ भी नहीं होगा, जबकि एल्डर्स और वेनरेबल्स के अपने हित में है और कोई किसी के हावी नहीं हो सकता, खासकर आप जब इतने डिसेबल हमारे खिलाफ हो चुके हैं। और मुझे लगता है अपने भले दिनों में लेबरोविस में जाने वाले डिसेबल की संख्या और भी ज़्यादा अधिक होगी और उस पर हमारे कंट्रोल पूरी तरह से छूट जाएगी। और हालांकि हम उसे छू नहीं सकते तो हमें उसे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कि उसे छू सकता है और जैसे वो डिसेबल का इस्तेमाल करके हमें कमज़ोर कर रहा है और हम भी वही चीज़ करेंगे। और वो इतना कह के ही बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है। वेनरेबल सी की इतना कहते ही हमें अगला सीन लेबरोविस का दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन वापस आता है और जूफेन को देखकर वेनरेबल भाई उससे चिंता करते हुए पूछता है जूफेन सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ है ना? मैं और कुछ और लोग मिलकर तुम्हें बचाने वाले थे। फिर जूफेन कहता है वो बेवकूफ़ नहीं है, उनके लिए लड़ना सबसे बेकार ऑप्शन होता। फिर वेनरेबल भाई उससे कहता है अच्छा हुआ तुम वापस आ गए हैं, वैसे भी तुमसे कोई मिलना चाहता है। वेनरेबल भाई की बात सुनने के बाद जूफेन भी हैरान होकर पूछता है क्या मुझसे मिलना है? फिर अगला सीन हमें ट्रायल गेट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसेबल जमा होते हैं। तभी जूफेन और एल्डर भाई वहाँ पर आते हैं। फिर वो ग्रीट करते हुए कहते हैं वेनरेबल्स हम जूफेन को लेके आ गए हैं। फिर वो लोग उत्साह से कहते हैं जूफेन आखिरकार हम तुमसे मिल रह गए। फिर हमें पता चलता है ये तीनों लोग और कोई नहीं बल्कि वही वेनरेबल्स है जो कि अपने सोल फॉर्म में जूफेन को गुहियों को मारते हुए देख रहे होते हैं। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि सेक्ट लीडर के पुराने दोस्त होते हैं। तो इसी के साथ हमारा इसका ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। एपिसोड की शुरुआत होती है जब तीनों वेनरेबल्स जूफेन से मिलने आते हैं। जैसे ही वो जूफेन से देखते हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं जूफेन आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। रेड हेयर वाला वेनरेबल खुशी से हंसकर कहता है जूनियर जल्दी से हमारे इलाइट एरिया में शामिल हो जाओ। और इतनी सारी बात सुनकर जूफेन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होकर पूछता है एक मिनट आप तुम लोग कौन हो? जूफेन की इस बात का जवाब वेनरेबल भाई देते हैं। वेनरेबल भाई कहते हैं स्टीवर जू ये हमारे इलाइट इंस्ट्रक्टर्स है फेंग यान, फेंग योंग और फेंग गुई। इन्हें टेबल्स ऑफ द हेल भी कहते हैं। जब सेक्ट लीडर ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में लड़ाई की थी तब ये तीन भी वही में थे और वही से सिर्फ ये चारों लोग ही जिंदा वापस आ गए थे। रेड हेयर वाला वेनरेबल भी हंस के मुस्कुरा कर कहता है असली मर्द कभी भी अपनी तारीफ नहीं करता। वेनरेबल भाई प्लीज़ मेरी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए। रेड हेयर वाले वेनरेबल को इतना खुश होते देख जूफेन अपने मन ही मन सोचता है वहाँ से बच के आना क्या इतना बड़ा काम है। फिर वो आगे कहता है वेनरेबल्स आप इतनी दूर से मेरे पास आए हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर रेड हेयर वाला वेनरेबल्स कहता है जूफेन तुमने लेबर ऑफिस बनाकर बहुत ही कमाल का काम कर दिया। सेक्ट लीडर भी तुम्हारे काम का बहुत ही ज़्यादा सराहना करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि तुम डिमोनिक ट्रेजर्स बना सकते हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हम तीनों लोगों के लिए एक एक ट्रेजर बनाओ। और ये सुनने के बाद जूफेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से से कहता है वेनरेबल्स कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरी तारीफ करने के बाद आपको मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, ना कि मुझे रिवॉर्ड देने के बजाय आपको मांगना चाहिए। अब जूफेन की बात सुनने के बाद वेनरेबल्स भी हंस पड़ते हैं और कहते हैं अरे यार तुम भी मजाक नहीं समझते। सेक्ट लीडर ने डिसाइड किया है ये प्रोमिसिंग डिसेबल्स हमारे सेक्ट का पिलर्स बनेंगे और इसीलिए सेक्ट के आधे रिसोर्सेस इन उभरते हुए डिसेबल्स के लिए प्राप्त करवाएंगे। और इसके अलावा तुम्हें भी एक इलाइट स्पॉट मिलेगा, लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितने सीट्स ले सकेंगे। और ये सुनकर जूफेन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वेनरेबल भाई भी बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमें नहीं लगा था कि सेक्ट लीडर इतनी जल्दी कदम उठाएंगे। रिसोर्सेस का इतना जल्दी ट्रांसफ़र इनर सेक्ट को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगा। ये सुन वेनरेबल की भी कहते हैं बहुत ही अच्छा हुआ, नसीब से हम पहले यहाँ पर आ गए, वरना हम भी इनर सेक्ट के साथ वहीं पे डूब जाते। फिर जूफेन मुस्कुरा कर कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, लेबर ऑफिस अब इससे ही रास्ते पर चल रहा है और मैं अपने मिशन पर एक और कदम करीब हो गया हूँ। फिर जूफेन पूछता है वेनरेबल्स इलाइट सिलेक्शन कब होंगे? फिर
फिर वेनरेबल बताते हैं सिर्फ 2 दिनों बाद, और तैयार रहना, तुम भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करोगी और इस बात के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। हमारी नज़र तुम पर ही रहेगी ताकि तुम उससे बचकर ना जा सको। तभी ये सुन जूफेन कहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक लेबर हूँ। फिर वेनरेबल्स कहता है, तो क्या हुआ, तुम अपने चारों तरफ देखो, सभी लोग लेबर से तो है। कई सारे प्रोमिसेस के साथ बहुत से इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट डिसाइपल्स भी यहाँ लेबोरेटरीज में ज्वाइन किए हैं। उन्हें इलाइट एरिया में ना लेना मतलब होगा कि खुद को बर्बाद करना। और मैं ये शर्त लगाता हूँ कि सेक्ट लीडर बहुत ही जल्दी सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स के साथ इस बात को लेकर एक मीटिंग रखेंगे। बहुत सारे एल्डर्स का आना और डिसेबल्स का आना, इस बात को लेकर एक मीटिंग रखना ये अच्छी बात है। और बच्चे सेक्ट के रूल्स को बदलकर बहुत ही अच्छा काम किया है और लगता नहीं शायद ही हज़ारों वर्षों की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है। और अब इन वेनरेबल्स के मुंह से जूफेन की इतनी तारीफें सुनकर सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स जूफेन के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे श्रीबर्जू, आपने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। और ये सब तारीफें सुनकर जूफेन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपनी मन ही मन सोचता है, बड़ी उपलब्धियाँ, हाँ, ये लोग तो सिर्फ एक कठपुतली है जिनकी डोर अब भी ऊपर वालों के हाथ से बंधी हुई है। लेकिन पास्ट में ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होगा। लेकिन मैं तो एक डिमोनिक एम्परर हूँ, तो मैं किसी का कैसे मोहरा बन सकता हूँ। लेकिन अब इतना सोच फिर जूफेन अपने आदित्य को याद करता है, कैसे वो अपने दोस्तों को मिला, कैसे वो यंग मिस और यूनाई से मिला और कैसे उनके साथ रहकर उनके दोस्त पिल्किंग मास्टर बने और एल्डर लिंक के साथ भी समय बिताया। और इतना सब सोचकर जूफेन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और इसी के साथ उसकी और हमारी सबसे प्यारी सिस्टर चूचू को याद करता है, कैसे वो उनसे मिला और कैसे वो उन सब की इतना परवाह करता है। और इतना सोच फिर वो आगे अपने मन में सोचता है, चाहे मैं इन लोगों की परवाह करता हूँ या नहीं, मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। मैं अपनी मर्जी से आगे बढ़ता हूँ या फिर पीछे रहता हूँ और अब मैं तकदीर के भरोसे नहीं रहूँगा। इतना सोच जूफेन फिर अपने दिल पर हाथ रखता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है और ये सब महसूस कर जूफेन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और ये कहता है, ये फीलिंग। फिर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वेनरेबल बाय से कहता है, वेनरेबल बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कृपया आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। जूफेन को जाते देख वेनरेबल बाय भी उनसे कहते हैं, स्टीवर्जू, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अब हम भी इस लेबोरेटरीज के एल्डर्स हैं तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर जूफेन उड़कर जा रहा होता है और अपनी मन ही मन सोचता है, अब मेरे पास समर्थ लोग हैं तो मुझे अब इस जगह की कोई भी चिंता नहीं और मैं अब पूरी तरीके से खुला और आज़ाद हूँ। और इतना कहकर जूफेन और तेजी से कहीं पर जाने लगता है और थोड़ी देर जाने के बाद जूफेन कहीं पर रुकता है और वहीं पर नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगता है। फिर वो आगे बढ़कर देखता है एल्डरियन कुछ डिसेबल्स को कुछ बता रहे होते हैं। वो कहते हैं, अगला असुरा सर्कल 2 सालों बाद होगा, तो तब तक तुम सब मेहनत करो ताकि तुम सब एलाइट लेबोरेटरीज ज्वाइन कर सको और अपनी श्रापित किस्मत को छुटकारा पा सको। एल्डरियन को इस तरह से बोलते देख जूफेन अपनी मन ही मन सोचता है, सच में एल्डरियन की विजडम बाउंडलेस है, जो कि शांति और धैर्य को पूरी तरीके से प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे साथ रहकर ये ओल्ड मैन वास्तव में थोड़ा सा तो एरोगेंट हो ही जाएगा, लेकिन वास्तविकता इस सब से परे है। ये सारी शक्ति एल्डरियन के सर पर नहीं चढ़ी है और वो तो और भी ज़्यादा दयालु और दूसरों को पोषक करने वाले बन गए हैं। खैर, संसार और उसकी सभी बारीकियों का अनुसंधान करने के लिए सिर्फ इंसान का दिल ही एकमात्र साधन है। एल्डरियन ने बिल्कुल इसे ही कहा था। पुराने डिमोनिक एम्पायर का जीवन एकदम निराश था, सिर्फ मौत और डिमोनिक कल्टीवेशन। उसने दुनिया का इस सारे सिचुएशन का अनुभव शायद ही कभी किया होगा और शायद ही कभी ट्रू डिमोनिक वेब को अनुभव किया होगा। उसी के साथ जूफेन एल्डरियन की एक और बात याद करता है, जहाँ पर एल्डरियन ने उसे कहा था, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी ये यात्रा कोई भी किसी नए लड़के की नहीं लगती। और अगर ये सच है, कोई मास्टर अगर नए से शुरुआत करता है तो उसने ज़रूर मौत को छूकर वापस आना सीखा होगा। और इतना सो जूफेन फिर से अपने मन में कहता है, बुक ऑफ एस्पर 9th सेंचुरी रिकॉर्ड को मिलने पर मुझे लगा था कि मेरा मौका आ गया है, लेकिन जब मैं अब इस सब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कि मेरा ये पुनर्जन्म ही मेरी असली किस्मत है।
हेवेंस ने मुझे एक और मौका दिया है ताकि मैं इस डिमोनिक पथ पर फिर से चल सकूं और भी ज़्यादा गहराई से। और इधर जूफन अपनी आंखें बंद कर ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी एल्डरियन उसे देखते हैं और उसे पूछते हैं, स्टीवर्जू तुम वापस क्यों आ गए हो? एल्डरियन को अपनी तरफ आते देख जूफन भी उनसे आवाज़ लगाते हैं और उनसे कहते हैं, एल्डरियन मैं अभी ब्रेकथ्रू के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। क्या आपको कोई शांत जगह पता है जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करके परेशान नहीं करेगा? और अब जूफन की बातें सुनने के बाद एल्डरियन जूफन से पूछते हैं, तो आप अभी हमेशा ऐसे ही नहीं चलते थे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो आप अब इतनी सीरियस क्यों है? जूफन कहता है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ये पल मुझे ऊपर उठा सकता है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो वो ज़िंदगी भर मैं पछताता रहूँगा। और जूफन की बातें सुनने के बाद एल्डरियन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर जूफन से कहता है, तो इस स्थिति में तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिल से आने वाली वार्निंग है और इसका मतलब ये ब्रेकथ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। लेकिन ये तो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है, तो आप इतने शांत कैसे हो? यहाँ तक कि मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। एल्डरियन की बात सुनने के बाद जूफन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, चाहे जितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, चाहे मैं इसमें सफल हूँ या असफल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और ज़्यादा चिंता करना सिर्फ मुझे नीचे ही खींचेंगी। मैं अपने बेस्ट देने जा रहा हूँ, हेवन को छूना और अपने दिल को फॉलो करना। जूफन की बात सुनने के बाद एल्डरियन उसके दृढ़ता से प्रभावित होकर सोचता है, उसका मन अब पवित्र स्टार तक पहुंच चुका है और अब कोई भी डेमन उसे करप्ट नहीं कर सकता। लेकिन दिल से आई वार्निंग कुछ संकट भी ले आ सकती है और उसे उसके लिए बिल्कुल ही ठीक रहना होगा। और इसे सोचने के बाद फिर एल्डरियन उत्साहित होकर कहते हैं, स्टीवर्जू तुम बिल्कुल इसी ही जगह पर आए हो। मैं डीमॉन स्कीमिंग सेक्ट में बहुत ही ज़्यादा सालों से हूँ और इतने सालों से इस सेक्ट में रहने के कारण मुझे इस सेक्ट में सर्कुलेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शांत और सुरक्षित जगह पता है। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस।